सुप्रभात छात्राओं। आज कक्षा 12 के वर्चुअल लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो ये पूरा डेरिवेशन है ये आपके किसी न किसी सेट में ज़रूर आता है और थोड़ा सा ये मतलब समझने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो में क्या है, दो समांतर विद्युत वाही तारों के बीच आरोपित बल दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये हमारा है। ठीक है, इसमें आपको दो आपके वायर दिखाए गए हैं। ठीक है, एक में डॉट है और एक में क्रॉस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्रॉस का मतलब है कि इसका मैग्नेटिक मतलब जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसे नीचे की तरफ है। ठीक, और डॉट का मतलब है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये और हम ज़्यादा डिफाइन करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। तो चित्र में ए बी तथा सी डी दो लंबे सीधे तार एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। दोनों तारों में क्रमशः I1 I2 एम्पियर की धाराएं बह रही है। ठीक है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। दोनों तार कागज़ के तल में है, मीन्स कागज़ पे ऐसे रखे हैं तो कागज़ के तल में है। ठीक है, जो B2 है मैग्नेटिक फील्ड वो हम क्या मानते हैं, I2 की वजह से μ0 4π 2I2 बटे डी, ये बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, और B1 जो है वो है μ0 4π 2I1 बटे डी, ये अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे हमने इसको ज्ञात किया है, देखिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तार AB द्वारा तार CD के किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, AB द्वारा, ये मेरा AB है, तार AB द्वारा CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 होगा, ये आपका, क्योंकि I1 की वजह से हो रहा है और कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ऐसे अंदर की ओर ये जा रहा है। अतः धारावाही तार CD की L लंबाई पर अगर मैं आरोपित बल निकालना चाहूँ तो बल 2-1 CD पर बल लग रहा है, किसकी वजह से, AB की वजह से, वो होगा B1 इंटू L2I। ये कल हमने पढ़ा था F = IBL का सूत्र जो पढ़ा था, उसी को हम उपयोग कर रहे हैं कि ये क्या होगा B1, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं CD पर। ठीक है, AB द्वारा CD पर, तो CD पर लग रहा है, इसीलिए फील्ड किसका होगा, 1 का। करंट किस में बह रही है, 2 में, और लंबाई दोनों की समांतर है, तो ये हो जाएगा μ0 4π 2I1 I2 बटे डी इंटू L न्यूटन। ये आपका क्या आया, बल आया। CD पर बल कौन लगा रहा है, AB लगा रहा है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार F21 की दिशा तार AB की ओर दृष्ट होगी, तो F21 की दिशा किधर होगी, इस तरफ। इसको हमने कैसे निकाला, कल हमने बाएं हाथ का नियम निकाला था, बाएं मतलब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, उसके अनुसार हमने क्या किया था, हमने कल बाएं हाथ का नियम पढ़ा था। ठीक है, बाएं हाथ के नियम में क्या था, इस तरह से हमने दिखाया था। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो देखिए दिशा इसकी इधर की तरफ ही जाती है, यही तो पढ़ा था FBI रूल में। ठीक है, ये क्या था हमारा, करंट मैग्नेटिक फील्ड अगर ये हो जाए, करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दिशा जो है आपकी, ये वाली दिशा। ठीक है, तो यही दिशा को हम शो कर रहे हैं, तो F21 की ये दिशा दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं धारावाही तार CD द्वारा धारावाही तार AB के किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र। अब CD AB पे उत्पन्न करेगा तो इसका B2 कितना होगा, μ0 4π 2I2 बटे डी। ये कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब तार AB के लंबाई L पर मुझे अगर B2 निकालना हो तो B2 कितना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया।
चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल, अब हम CD की वजह से AB पर निकालेंगे तो 1 2 कितना होगा B2, क्योंकि इसका क्षेत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं CD का, और I1 पे हो रहा है, लंबाई L है, इंटू साइन 90। इसका अगर आप मान निकालेंगे तो इसी के पैरेलल आएगा μ0/4 पाई 2 I1 I2 बटे D इंटू L न्यूटन। और इसकी दिशा भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या है FBI रूल, आपका B कैसे है, ऊपर की ओर, करंट कैसे है ये, तो ये इसकी दिशा कैसे हो गई है, इस तरह, ठीक है। तो ये इसकी दिशा दिखा रहा है, ये देखो ये करंट की है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपकी FBI के रूल के अनुसार इधर की तरफ इसकी दिशा जा रही है। तो यहाँ पर से हमने F12 की दिशा भी निकाल ली, F12 मान भी निकाला और दिशा भी निकाली। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार तार AB पर आरोपित बल 1 2 कितना आया, μ0/4 पाई 2 I1 I2 बटे D इंटू L न्यूटन तार CD की ओर कार्य करेगा। ये मैंने आपको रूल लगा के दिखा दिया। जब समांतर तारों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तब दोनों तार एक दूसरे के समान बल लगाते हैं और ये आकर्षित करता है। ये आपने देखा कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब हमने क्या करा है, धारा की दिशा को बदल दिया है, ठीक है। धारा की दिशा दो है, अब है AB में धारा I1 I2 है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अब प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो फिर से हमने B2 का मान लिया और B1 का हमने मान लिया, ठीक है। बदलाव कहाँ आएगा, बदलाव आएगा जब हम फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे। तो धारावाही तार की धारा I1 के कारण CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B1 का मान कितना होगा, μ0/4 पाई 2 I1 बटे D। तो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, ठीक है। ये तो हमने पहले ही निकाला है। और B1 चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही CD की लंबाई L पर आरोपित बल कितना होगा, F21। ये होगा B1 क्योंकि इस AB की वजह से लग रहा है, I2 L sin 90। इसको सॉल्व करेंगे, B1 की वैल्यू हम यहाँ से इस पे प्लेस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, F21 डैश होगा μ0/4 पाई 2 I1 D I2 L न्यूटन। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार F21 की दिशा CD के दाएं ओर होगी, क्योंकि अब आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, नीचे जा रहा है। देखिए ये आपकी करंट की दिशा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट की दिशा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किस तरफ जा रहा है, ये आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर ले लें B2 चुंबकीय क्षेत्र में तार AB पर उत्पन्न आरोपित बल F12। अब B2 चुंबकीय क्षेत्र में AB पर कितना बल लग रहा है, तो AB पर कितना बल लग रहा है, 1 2। ये क्या होगा B2, क्योंकि B2 की वजह से लग रहा है, ये B2 की वजह से लग रहा है, तो ये कितना आ रहा है, B2 I1 L sin 90। वैल्यू रखते हैं μ0/4 पाई 2 I2 बटे D I1 L। ये बराबर होगा μ0 4I 2 I1 I2 बटे D L न्यूटन। और इसकी दिशा कैसे आ रही है, अभी मैंने आपको दिखाया, बाहर की तरफ आ रही है। ऐसे ही अगर मैं इसकी दिशा देखूं, इसकी दिशा कैसे आ रही थी, देखिए FBI, ठीक है। तो अगर ये मेरा इस तरह से जा रहा है करंट, ये नीचे, तो ये देखिए आप अपने आप ये जो है इधर की तरफ दिशा शो करेगा। तब आपकी इसकी दिशा किस तरफ जा रही है, इसकी दिशा बाहर की तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हो कि दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत में जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस बल की दिशा तार AB से बाईं ओर है। तो दोनों समांतर तारों में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने पर तार एक दूसरे को क्या करेगा, इतने बल से, क्योंकि दोनों बल ऑपोजिट हैं, तो F12 बराबर आ रहा है F21 के, मान बराबर है लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, तो न्यूटन के बल में से प्रत्याकर्षित करते हैं। तो समांतर विद्युतवाही तारों के एकांक लंबाई पर आरोपित बल कितना होगा, F बराबर F12 बटे L
जो कि F21/L आएगा। इसमें अगर आप निकालेंगे तो L से L कट जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई पे बल जो है वो μ0/4π 2I1I2/d आएगा। तो इतने का आकर्षण बल जब धाराएं समान दिशा में, और प्रत्याकर्षण बल कब बनेगा, जब धाराएं विपरीत दिशा में चलेंगी। यदि अब मैं I1 बराबर I2 को 1 एम्पियर मानूं तो D मैं 1 मीटर लूं, तब बल कितना आएगा। हमने μ0/4π की वैल्यू रखी, 2I1 I2 दोनों को हमने 1 माना है, बटे D 1 माना है, 4π से 4π कटा, 2 × 10⁻⁷। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आती है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, वो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर की धारा वह सरल धारा है जिसे यदि वायु अथवा निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित 2 लंबे समांतर ऋजुरेखीय तारों में प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक तार पर एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर के बल से आकर्षित या प्रकाशित करेगा। मतलब 1 एम्पीयर की धारा किसके बराबर है कि अगर हमने 2 जो है निर्वात में एकांक दूरी पर 2 लंबे समांतर ऋजुरेखीय तारों को रख दिया है, और अगर मैं उनमें जो है 1 एम्पियर की धारा तब कहूँगी जब दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल या तो आकर्षित बल लगेगा या प्रत्याकर्षित बल लगेगा, तब जो उसमें धारा बहेगी उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। तो इसी डेरिवेशन को हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी में से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर को। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में देखें हमने वही चीज़ किया जो हमने समझाया है। 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और दोनों में करंट इधर ही बह रही है। अगर सेम दिशा में करंट बह रही है तो मेरा फोर्स कितना आ रहा है। फोर्स जैसे मैंने उसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था आपको कि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी। कैसे, देखिए, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स। लेट x and y be 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स जिसमें करंट I1 और I2 रिस्पेक्टिवली चल रहा है, और हमने उसको वैक्यूम में r दूरी पर रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड V at any point y due to I1, B पे निकाल रहे हैं I1 की वजह से, वो कितना होगा, B = μ0/2π I1 × R। और राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए या मैक्सवेल का स्क्रू हैंड रूल लगाइए। B परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ द पेपर के और डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। इसीलिए इसको हम क्या दिखाते हैं, नीचे की तरफ जाने को दिखा रहे हैं। द कंडक्टर Y कैरी करंट I2, ये अब I2 की बात हो रही है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड B में रखा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इट देयरफॉर एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। अब उसका फोर्स कितना आएगा, फोर्स होगा F = I2BL। I2 की वजह से लग रहा है, ठीक है, Y पे किसकी वजह से लग रहा है, I2 की वजह से, तो ये हमने उसका मान निकाला, वो आया I2 μ0I1/2πr × L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना हो तो हम इसको डिवाइड बाई L करेंगे। इसमें से भी हमारा L हट जाएगा क्योंकि L से L डिवाइड हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, F/L की वैल्यू μ0/2π I1I2/R। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाएं या राइट हैंड पाम रूल लगाएं, दोनों रूल लग सकते हैं। मैंने जब हिंदी वर्जन में सिखाया तब आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। मुझे लगता है वो रूल ज़्यादा इजीली कोरिलेट हो जाता है और FBI के नियम से जल्दी, मतलब उसको याद करना बहुत आसान है। F फॉर फोर्स, ठीक है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और I फॉर करंट, तो इजीली समझ में आता है। शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स F इफ़ I2 इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज I1। अगर I1 इधर है I2 तो दोनों का फोर्स एक जैसा है। इसको अच्छे से आप हिंदी वर्जन में भी समझ सकते हैं। तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया था, इस तरह से लगाया था, देखिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड तो FBI, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ये है, तो ये आपका FBI के डायरेक्शन होगा। अगर इसी को मैं यहाँ लगाऊंगी तो F ये है मेरा, ठीक है, अब इसमें नीचे की तरफ जा रहा है FBI, तो अगर नीचे है, करंट इधर है, तो आपको दिशा दिखेगी इधर की तरफ। ये मैंने इस पे लगाया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर फोर्स कितना आया मेरे पास, उतना ही सेम फोर्स आएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूंगी अगर मैं y पर x ड्यू टू करंट y पर, ठीक है, अभी तो मैंने y पर यहाँ निकाला था, अब x पे निकाल रही हूँ y की वजह से, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ x ड्यू टू करंट इन y इज़ μ0/2 पाई I1 I2 बटे r। उसी तरह से निकाला है कि F/L करके हमने यहाँ से L को रिमूव कर दिया। तो डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन y ड्यू टू x, thus the force on either conductor is proportional to the product of their current. The direction of the forces of the two conductors shows that conductor attract each other if the current in them are in same direction, एक ही डायरेक्शन में है। और अगर इसी को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूँ तो आपको दिखेगा कि अगर ये अंदर जा रहा है तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, और ये अंदर जा रहा है लेकिन करंट ऐसे बह रही है तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो दोनों की दिशा आपकी कैसी आई है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया है। तो अगर करंट की दिशा आप चेंज करोगे तो इनकी भी दिशा ऑपोजिट हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में करंट बह रही है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अगर विपरीत दिशा में करंट बह रही है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहीं से हमें एम्पियर की डेफिनेशन मिलती है। एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, the force of attraction between two long parallel straight current carrying conductor in vacuum, ठीक है, has been used to define ampere। और इसकी डेफिनेशन क्या आई है, यही देखिए मेरे दोनों बार निकला था। तो अगर मैं I1 और I2 को बराबर कर दूं और इनके बीच की दूरी को 1 मीटर रख लूँ, तो if the current I is so adjusted that the distance between the conductor is 1 meter, the force per unit length अगर मैं निकालूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 2 × 10⁻⁻7 आएगा। ये किस तरह से आएगा ये आप देख सकते हैं। देखिए μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻7, नीचे हो गया 2 पाई इंटू आई स्क्वायर को मैंने 1 × 1 माना और नीचे की दूरी भी मैंने 1 मानी, तो ये कटा 2 बचा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मेरी कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁻7। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज़ द करेंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू, जब दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही हो, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, जो कि 1 मीटर दूरी अपार्ट वैक्यूम में रखा है और उनके बीच में एग्जैक्टली इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ जनरेट हो जाए, इतना जो है, तब हम कहेंगे कि हम जो करंट दे रहे थे दोनों में वो कितना दे रहे थे, हम 1 एम्पियर का करंट दे रहे। सो 1 एम्पियर इज़ द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम प्रोड्यूसेस between them a force of exactly कितना 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter of length। तो दिस डेफिनेशन ऑफ एम्पियर enable us to deduce the value of μ0, ठीक है। तो इसमें से परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी निकाल सकते हैं, पुटिंग r को इतना, F/L को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर एंड I की वैल्यू को 1 एम्पियर रखेंगे, तो आपको यहाँ से यही μ0 की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। मतलब ये हम उसको बैक करके ही कर रहे हैं। यहाँ से आपको μ0 की वैल्यू मिलेगी, ये इधर चला जाएगा, 2 × 2 = 4 पाई × 10⁻⁻7, बाकी इधर सब 1 हो जा रहे हैं, सिर्फ आपको यूनिट मिल रहा है। μ0 की वैल्यू कितनी आई, 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सो एम्पियर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट वाइल कूलम एज अ डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि Q = I × T से आता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो मैंने इस टॉपिक को आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों में समझा दिया है। आप अच्छे से इस वीडियो को देख के समझिएगा, क्योंकि डायरेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से समझ लीजिए इसको, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके या ग्रुप में आप मुझे सुबह 8 से 4 बजे शाम तक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।